जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है हमारी आरपीएफ का मॉडल पेपर चल रहा है और आज हमारा आरपीएफ का मॉडल पेपर 30 है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर रहेगा दोस्तों, सभी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं, तो अंत तक बने रहेगा। इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, आज आरपीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप सभी को पता हमारा डेली का टारगेट 50-50 का रहता है दोस्तों, आपको फुल स्कोर करना है दोस्तों, ठीक है। आज आपका टेस्ट नंबर 30 है दोस्तों, ठीक है। आज इसके अंदर मैंने आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा ऐड किए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, छपने की पूरी संभावना है, तो अंत तक बने रहिए। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा ऐड किए मैंने। सुपर फास्ट आपका रिवीजन रहेगा इस क्लास के अंदर, तो आप बेफिक्र रहे दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर के लिए दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। कल हमने कितने क्वेश्चंस कवर किए थे? कल हमने 620 क्वेश्चंस कवर किए थे, हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करिएगा अगर आपको आता है इसका सही जवाब। दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया दोस्तों? बताइए, ये जो दीन ए इलाही नामक धर्म है ये किसने चलाया? औरंगजेब ने, अकबर ने, हुमायूं ने या बाबर ने? बहुत ही शानदार सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, आपके आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट बी ऑप्शन को टिक करे, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया दोस्तों? अकबर। अकबर का दोस्तों टाइम पीरियड आप लोगों को ध्यान में रखना होगा दोस्तों, ठीक है। और पहले तो मैं ये बता देता हूं दोस्तों, अकबर ने कब चलाया दोस्तों, तो डेट ध्यान रखना 1582 में, 1582 में। और अकबर का टाइम पीरियड भाई ध्यान रखना 1526 से लेके 1605, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। एक्स्ट्रा करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, अंत में बने रहना। बहुत ही शानदार क्लास रहेगी आपके लिए, पूरा रिवीजन करके जाओगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। डेली क्लासेस अगर आप देख लेते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप 45 प्लस क्वेश्चन करके आओगे आरपीएफ में दोस्तों। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। नील नदी, अमेजन नदी, वोल्गा नदी, सिंधु नदी? आप सभी को पता होगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है दोस्तों, आप सभी भली बातें जानते हैं। और नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। और विक्टोरिया झील की बात करें दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी झील है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों भूमध्य रेखा पर स्थित है झील, ध्यान रखना, ठीक है, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं। तो आपको पूछा आयतन के आधार पर, तो दोस्तों ध्यान रखना अमेजन नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी दोस्तों, बड़ी नदी अमेजन नदी दोस्तों, ध्यान रखना। ऑप्शन बी को आप सभी स्टूडेंट लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करें दोस्तों इस अमेजन नदी की दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो पेरू देश है ना, पेरू, ये जो पेरू देश है, ये जो पेरू देश है, पेरू देश में एंडीज पर्वतमाला से निकलती है दोस्तों। इसका उद्गम होता है एंडीज पर्वतमाला से, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एंडीज पर्वतमाला से किस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, पर्वतमाला, तभी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये पूर्व की दिशा में अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। ये जो अमेजन नदी है ना दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना, अटलांटिक महासागर में अपना ये जल गिराती है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। मेरा मोटिव ये नहीं रहता कि मैं आपको फटाफट से क्विज करा दूं, मेरा मोटिव ये रहता है क्विज तो करानी है, लेकिन उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जो रेलवे बार बार पूछती है, वो भी कराना मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी तैयारी कहीं से भी कमजोर ना पड़े दोस्तों। बताना आपको इसका जवाब। डीमसा लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? सभी साथी मेरे कमेंट करेंगे, मेरे सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राजस्थान? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कमेंट करेगा। ये डी की मात्रा छोटी ई की आएगी, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हुआ है। तो डीमसा लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? आप लोगों को यहां पर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है। गुरुजी ये तो डीमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। किसका है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे, जितने भी वीर मेरे ऑप्शन नंबर ए को टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 624 कह रहा है, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन बने थे दोस्तों? बताइए। मोरारजी देसाई, पीवी सिंह, चरण सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया, कमेंट करिएगा साथियों। क्या होगा इसका सही जवाब? जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मोरारजी देसाई टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया, बिल्कुल सही टिक किया दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, ये
चौथे चौथे प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ध्यान रखना। चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे, चौथे नंबर के, ये चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखना। कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? ये चौथे नंबर के ये प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों प्रधानमंत्री के पद के लिए 3 बार शपथ ली। कितनी बार शपथ ली थी दोस्तों? 3 बार शपथ ली। 3 बार शपथ ली इन्होंने, 3 बार शपथ ली, ध्यान रखना। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। मेरे सभी वीर इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन 625 क्या कह रहा है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से आता हुआ। मेरे सभी सिपाही कमेंट करेंगे, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? क्या होगा इसका सही जवाब? जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लॉक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। अब कुछ और इंपॉर्टेंट उद्यान के बारे में बता देता हूं महाराष्ट्र से, जो भी एग्जाम में पूछे गए रेलवे के द्वारा अभी तक। एक तो महाराष्ट्र में आप तडोबा राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखेंगे, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा गया, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखेंगे। और दूसरा ध्यान रखेंगे दोस्तों, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार पूछा गया, इसको इग्नोर ना करें। गुगामल उद्यान दोस्तों, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र से बहुत बार पूछा जाता, तो आप लोग इसको अच्छे से रट लेना, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हम जीके जीएस में, आरपीएफ में जो भी सिलेबस है उसमें हर एक टॉपिक को छेड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहना, आपको बहुत अच्छे से रिवीजन होगा, गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। 626 और बहुत ही शानदार कंटेंट मिलेगा। एरिना का संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी, निशानेबाजी, तीरंदाजी, तैराकी? कमेंट करिए, क्या होगा सही जवाब? दोस्तों आपको इसमें बताना है कि जो एरिना है ना, इस पे कौन सा खेल खेला जाता है दोस्तों, है ना। जैसे क्रिकेट के लिए ग्राउंड, पिच वगैरह होती है ना, उस हिसाब से ये जो एरिना है ना, वो किस खेल से संबंधित, आपको इस हिसाब से बताना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ए ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं दोस्तों। घुड़सवारी, जी हाँ दोस्तों, ये घुड़सवारी में खेल से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। निशानेबाजी और तीरंदाजी दोस्तों, इनको कहां पर खेला जाता है बताइए, किस जगह पे खेला जाता है? उसको क्या बोलते हैं? उसको रेंज बोलते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं साथियों? रेंज। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। निशानेबाजी और तीरंदाजी का मैंने बता दिया रेंज, और तैराकी आप सभी को पता है, पूल में तैरते अपन, है ना, पूल में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपको ए सही जवाब जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 627। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 627, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था दोस्तों? वो कौन सी योजना थी जिसका मेन मोटिव क्या था कि मानव संसाधन का डेवलपमेंट करना, यानी कि उनका विकास करना? पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना? कमेंट बॉक्स आपके सामने है, कमेंट करिएगा सभी साथी। मेरे सभी वीर इस प्रश्न का जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, और सभी वीर एक बार क्लास को लाइक कर देंगे अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दें, और जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं एक बार जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दें। अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करिए, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए सभी स्टूडेंट्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। यहां पर आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना सही जवाब जाएगा दोस्तों। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना का आप लोग मुझे टाइम पीरियड बता दें, ये ध्यान रखना, 1992 से लेकर 97 तक है दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखना 1992 से लेकर 1997 तक इसका टाइम पीरियड है। एग्जाम की दृष्टि से सभी पंचवर्षीय योजना का आप लोगों को टाइम पीरियड पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का संबंधित है दोस्तों। बताइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे जाते हैं हर एग्जाम में साइंस के। रेलवे का दोस्तों आप सभी को पता है, ग्रुप डी, एलपी, एनटीपीसी, इनमें क्या साइंस ज्यादा पूछी जाती है, तो उन्हीं से संबंधित आपको कांस्टेबल में भी साइंस देखने को मिलेगी। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, यानी कि फार्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करें, बिल्कुल मैं उनकी बात से सेटिस्फाई हूं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। लाल चींटी हो, और दोस्तों ये जो फार्मिक अम्ल है ना दोस्तों, बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है यहां से बिच्छू के डंक में, ठीक है। तो ध्यान रखना बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। किस किसने फार्मिक अम्ल टिक किया दोस्तों? बिच्छू के डंक में, ठीक है। ध्यान रखना बिच्छू के डंक में भी फार्मिक अम्ल ही पाया जाता है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? आप सभी स्टूडेंट्स भली बातें जानते होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
दोस्तों खेलों से संबंधित जो भी कप होते हैं, जो भी ट्रॉफीज होती हैं, ये रेलवे का फेवरेट टॉपिक है दोस्तों। इनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए दोस्तों, खेलों से संबंधित आपको हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 तो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। बेगम रसूल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या शतरंज? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेरे सभी वीर इस प्रश्न का जवाब देंगे। बेगम रसूल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जितने भी ए ऑप्शन टिक कर रहे भाई गलत टिक कर रहे हैं, बी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। जितने भी सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। जी हां दोस्तों, बेगम रसूल ट्रॉफी का संबंध हॉकी से। अब दोस्तों ध्यान रखना, हॉकी से जो भी इंपॉर्टेंट अभी तक रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है मैं बता देता हूं आपको कौन कौन सा पूछा है। एक तो ज्यादातर फेमस क्वेश्चन है, हर एक कोई भी एग्जाम है उसमें यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक तो सबसे पहले मैं आपको वही बताऊंगा, रंगा स्वामी कप। दोस्तों आप रेलवे का पेपर देख सकते हैं, रंगा स्वामी कप दोस्तों पूछा गया, आप एग्जाम में देख सकते हैं पेपर। ठीक है, और अभी भी संभावना है इसकी पूछी जाने की, तो अच्छे से रट लेना, रंगा स्वामी कप। ठीक है, और पूछना दोस्तों हॉकी का। और देखो दोस्तों ये सारे आपके कौन से, रंगा स्वामी कप या हॉकी से संबंधित है, हॉकी का। और एक ध्यान रखेंगे बैटन कप। कौन सा कप? बैटन कप। ना जाने कितनी बार इसको पूछ लेता है रेलवे, आपको पता नहीं। ठीक है, और एक और पूछ लिया जाता है, उसका नाम है दोस्तों आगा खां कप। आगा खां कप दोस्तों, ये भी रेलवे कितनी बार पूछ चुका है, आगा खां कप। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये इंपॉर्टेंट कप है दोस्तों हॉकी से। जब भी आप हॉकी से संबंधित जो भी ट्रॉफीज या कप जो भी पढ़ते हैं दोस्तों, तो उनमें ये 3 तो जरूर पढ़ना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या पता इन्हीं में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 630, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग देखो, मैं आपको क्लास का टाइम बता देता हूं। डेली 8 PM पर क्लास आती है, डेली 8 PM पर क्लास आती है। अगर आपको जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना है ना दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ करो आप ये क्लासेस भी देखकर चले जाएंगे। और जो हमने 65 जीके जीएस की क्लास कवर कराई है यूट्यूब चैनल पर आरपीएफ की, अगर आप उनको भी देखकर चले जाते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, आप 40+ तो करके ही आओगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। इवन 45 भी करोगे, जो बच्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट और लगाएगा वो तो 45+ भी करके आ सकता है। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने वो 65 जीके जीएस की क्लासेस नहीं देखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इनमें से कौन सी एक तीस्ता नदी की सहायक नदी है? बताइए, रंगित नदी, मयूराक्षी नदी, सुबर्णसिरी नदी या हुगल नदी, हुगली नदी? दोस्तों बताइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। हुगली नदी दोस्तों आप सभी को पता होगा, कोलकाता शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ गंगा की सहायक नदी है दोस्तों, हुगली नदी। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे रंगित नदी को टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं। चलो जान लेते हैं थोड़ा सा रंगित नदी के बारे में भी दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाए, हमें सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो रंगित नदी सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, इसका उद्गम कहां से होता है? पहले तो ये बताइए, इसका उद्गम होता है पाहुनरी ग्लेशियर से दोस्तों। इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम, मैं इसका आपको उद्गम बता देता हूं। उद्गम, इसका उद्गम होता है पाहुनरी ग्लेशियर से। पाहुनरी, ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है पाहुनरी ग्लेशियर। ये तो बता दिया कि इसका उद्गम पाहुनरी ग्लेशियर से होता है, ग्लेशियर। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया ये किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखना ये सिक्किम में। सिक्किम को दोस्तों किस संशोधन के तहत राज्य का दर्जा मिला? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 35वां था या 36वां था? बताइए, या दोनों ही थे? ठीक है, बताइएगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आपको पता चल गया, रंगित नदी का उद्गम पाहुनरी ग्लेशियर से होता है। सिक्किम की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, ध्यान रखना। सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, रंगित नदी। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदी है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के तो खाली आप लोग नाम याद रखना, किसको इसको किन राज्य में क्या कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र का दर्जा किस राज्य में मिला है? बताइएगा, किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहकर संबोधित किया जाता है, और इसको दिबांग या दिहांग किस राज्य में कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, और जमुना कहां पर कहा जाता है इसको? ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करने हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप टेंशन ना ले दोस्तों, पूरा रिवीजन अच्छा खासा हम रिवीजन करेंगे, अंत तक बने रहिएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 631 क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ेंगे। फोरमोसा जल संधि, फोरमोसा जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जल संधि और नदियों के विवाद, ये टॉपिक भी अच्छे से रट लेना। ताइवान को किस से अलग करती है? बताइए, ये जो फोरमोसा जल संधि है, ताइवान को किस से अलग करती है? मेनलैंड चीन से, उत्तरी कोरिया से, फिलीपींस से या जापान से? मेरे सभी प्यारे वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या जवाब जाएगा। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास को लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही सजेस्ट करेगा दोस्तों। ठीक है,
बताइए इस प्रश्न के लिए क्या सही जवाब आप लोग टिक करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को टिक करें, मेनलैंड चीन को दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये ताइवान को मेनलैंड चीन से अलग करती है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, पूर्वी चीन को दक्षिण सागर चीन से अलग करती है दोस्तों ये फोरमासा जल संधि दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये पूर्वी चीन को दक्षिणी चीन से अलग करती है, 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 दक्षिणी चीन से अलग करती है। ध्यान रखना, अलग। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 632। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? बताइए दोस्तों, क्या है? क्या ये मूल नियमावली है दोस्तों? क्या ये मौलिक अधिकार है? क्या ये मौलिक कर्तव्य है? क्या ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? बताइए क्या है ये? क्या ये मूल नियमावली है, या मौलिक अधिकार है, या मौलिक कर्तव्य है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों? बताइए, सभी साथी बताएंगे। आप लोग ये भी कमेंट करिए कि डीपीएसपी को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, किसके संविधान से बोरो किया है। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या है दोस्तों। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट बी ऑप्शन को टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ये क्या है? मौलिक अधिकार है दोस्तों, ठीक है। मौलिक अधिकार 21 दोस्तों, ये जो मौलिक जो आपको दे रखा है ना, भारतीय जीवन का अधिकार दोस्तों, जीवन का अधिकार है ना, तो ये आर्टिकल 21 में है दोस्तों। ध्यान रखना, आर्टिकल 21 में इसकी बात कही गई दोस्तों। और मेन क्वेश्चन तो ये बनता है, मैं आपको बता देता हूं, मेन क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो मौलिक अधिकार है, इसको संविधान में दोस्तों किस संशोधन के तहत जोड़ा गया और किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है मेन। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये जो मौलिक अधिकार है, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको किस अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल में ऐड किया गया और किस समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। तो ध्यान रखना, अमेंडमेंट था 42वां, कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन था दोस्तों 1976 वाला। ध्यान रखना, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों मौलिक अधिकारों को संविधान में ऐड किया गया। सरदार समिति में यहां पे लिख देता हूं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति रट लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों 42वें संशोधन 1976 के तहत मौलिक अधिकारों को संविधान में ऐड किया गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, आप अंत तक बने रहना। अभी करंट अफेयर का भी हमें धुआं करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 633, बताइए, करंट अफेयर की धज्जियां उड़ानी दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है करंट अफेयर का भी एक अहम योगदान रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल में दोस्तों। चाहे कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, दोनों के लिए इंपोर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आने वाले, अंत तक बने रहिएगा। दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, सिहावा की पहाड़ियों से, छोटा नागपुर की पहाड़ियों से। बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से तो महानंदा का उद्गम होता है दोस्तों, महानंदा नदी का उद्गम होता है, महानंदा नदी का उद्गम होता है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से महानंदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। बताइएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? कावेरी या कृष्णा? हिंट दे दिया मैंने आपको, कमेंट आपको ही करना है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? मैं आपको हिंट दे रहा हूं, क्या कृष्णा नदी है या कावेरी नदी है? इन दोनों में से आपको एक चुनना है। बताना जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगे आपका इसका जवाब, ठीक है। तो मैं इसका सही जवाब लिख करता हूं, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है दोस्तों। छोटा नागपुर के पठार से। किसने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करंट अफेयर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बताइए, क्वेश्चन नंबर 636, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजाहक किसे चुना गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दीपिका कुमारी को, मनिका बत्रा को, मनु भाकर को, या पीवी सिंधु को? बहुत ही शानदार क्वेश्चन करंट अफेयर का, कमेंट करिए क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है, वो चुना गया मनु भाकर जी को। 2 बार मेडल आ चुकी है और इनका संबंध हरियाणा राज्य से। ध्यान रखना, हरियाणा की रहने वाली है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से पूछ सकता है और ये एग्जाम में छपेगा, गारंटी के साथ ले लो दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 637, कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 637, हाल में ही चर्चा में रहा भाटो यात्रा का संबंध किससे? दोस्तों यहां पर
भारत में चर्चा में रहा, ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। भारत, नेपाल, भूटान या श्रीलंका। हाल में ही चर्चा में रहा भाटो यात्रा का संबंध किससे है दोस्तों? भारत से, नेपाल से, भूटान से या श्रीलंका से? क्या होगा इसका सही जवाब? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट नेपाल को टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन से रट लीजिएगा, इनको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपेंगे। 638, हाल में ही उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी, हाल में ही उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी ने कहां पर तबाही मचाई है? यूएसए में, जापान में, कनाडा में या ब्रिटेन में? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। हाल में ही उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी ने कहां पर तबाही मचाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। जापान की यहां पर कैपिटल भी मुझे बता दो, किसी को पता है जापान की कैपिटल क्या है? क्या किसी को जापान की कैपिटल यहां पर पता है? तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे क्या टिक कर रहे हैं, जापान की कैपिटल बताइए। टोक्यो टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये जो तूफान डेबी है इसने तबाही मचाई है यूएसए में दोस्तों। कहां पर मचाई है? यूएसए में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा यहां पर सभी साथी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये दोस्तों करंट अफेयर आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, अच्छा खासा, ठीक है, अच्छा खासा वेटेज है इसका भी। हाल में ही खीर सिटी लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य ने करी है? सभी साथी बताएंगे। गुजरात, कर्नाटक, केरल या गोवा? क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए? सभी साथी जवाब देंगे आंसर। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर लेना, और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना साथियों, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे कर्नाटक टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें, बिल्कुल सही जवाब है। गुजरात में दोस्तों, गुजरात में 2 शहर आपको ध्यान रखना, एक तो सूरत जो तापी नदी पर बसा हुआ है, तट पर, ठीक है, और जो गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वो किस नदी के तट पर? साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। कर्नाटक में ही दोस्तों आपको भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखने को मिलेगा, कुचिकल जलप्रपात, वराही नदी पर है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगला क्वेश्चन, और गोवा में मैंगो और अंगूर फेस्टिवल, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 640वां। इस प्रश्न का जवाब देंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से भी, ठीक है। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। हाल में ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने प्रारंभ करी है? मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इग्नोर नहीं करना इसको। बताइएगा सभी साथी अगर आपको इसका जवाब आता है। हाल में ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने प्रारंभ करी है? मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा या बिहार? सभी साथी कमेंट करेंगे। हाल में ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने प्रारंभ की है? क्या होगा इसका सही जवाब? तो जितने भी स्टूडेंट यहां पे झारखंड टिक कर रहे हैं, झारखंड सरकार ने दोस्तों, किसने टिक करी है? झारखंड सरकार ने दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब जाएगा दोस्तों। झारखंड से ही मुझे एक याद आ गया दोस्तों, पलामू टाइगर रिजर्व यहीं पर है दोस्तों, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, इसीलिए आपको बताया पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको दो या 3 क्वेश्चन में एक नंबर में आपको वन लीनियर क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, ठीक है। टाइगर रिजर्व से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों। आप लोग मुझे बताइए, सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं होमवर्क के तौर पर, ठीक है। सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में, आप लोगों को ये बताना है दोस्तों, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में जरूर करना आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी होमवर्क में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आप लोग अच्छे से भली बात ही कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दूध सागर जलप्रपात बताइए। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात बताइए। इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, एक तो आपको राज्य बताना है और दूसरा आपको ये जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ये भी बताना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है आपके इसमें, दूध सागर जलप्रपात, ये 2 क्वेश्चन है आपके इस क्लास के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर पहले तो बताना है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, और दूसरा बताना है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है ये, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए कि जो विशाखा उत्सव है, विशाखा उत्सव किस राज्य का है? विशाखा उत्सव, विशाखा उत्सव, विशाखा उत्सव, विशाखा उत्सव। और चौथा आप लोग मुझे और बता दीजिए दोस्तों, पैराग्लाइडिंग महोत्सव, बताइएगा कमेंट करके। पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग महोत्सव, पैराग्लाइडिंग उत्सव, बताइए। पैराग्लाइडिंग उत्सव आप लोगों को कमेंट करना है इन चारों क्वेश्चन का जवाब। मैं सभी के कमेंट देखूंगा, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग इनके कमेंट के जवाब जरूर करना दोस्तों। ये मैं क्यों करता हूं? ये मैं इसलिए करता हूं ताकि आपके तैयारी में कोई कसर न छूटे, ठीक है। मैं डेली होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग डेली होमवर्क करिएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर कमेंट करना साथियों, ठीक है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल भी मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ने, वो कल की जिसने क्लास नहीं देखी वो अंत में देख सकते जाके कल की क्लास को, ठीक है। तो मैं आज 4 टॉपिक, एक टॉपिक वापिस आज नए बता देता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक तो टॉपिक आपको रटना है दोस्तों। कल वाले टॉपिक 4 कंप्लीट थे और आज से ही 5 से स्टार्ट करो। नदियों के किनारे बसा हुआ शहर, ये अच्छे से रट लेना। नदियों के किनारे बसा हुआ शहर, नदियों के किनारे बसा हुआ शहर, नदियों के किनारे बसा हुआ शहर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से रट लेना। खेलों से संबंधित प्रश्न टॉपिक तो आपको घोलकर पीने सारे, ठीक है। खेलों से संबंधित प्रश्न, खेलों से संबंधित प्रश्न आपको ये सारे अच्छे से रटना, ठीक है, ध्यान रखना। और जो दोस्तों डिजीज और विटामिन, साइंस में बता देता हूं, डिजीज यानी बीमारियां, डिजीज और विटामिन अच्छे से रटना है। विटामिन में आपको 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे कुछ नहीं बाहर पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको ऐसा पूछेगा, देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है रतौंधी, मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। और डिजीज में भी आपको पूछ लेगा दोस्तों। डिजीज में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो एड्स बीमारी है वो किस वायरस की वजह से होती है और इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एड्स बीमारी के लिए HIV वायरस जिम्मेदार होता है, आप सभी को पता है। वो हमारी बॉडी में जो WBC में जो टी लिम्फोसाइट्स होती है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है, इम्यूनिटी पावर सिस्टम को खत्म कर देता है, जिस वजह से एड्स बीमारी हो जाती है। और इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो एलिजा टेस्ट किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपको रेलवे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन क्वेश्चन से अगर आप लोग बचना चाहते हो तो इन टॉपिक को जरूर पढ़ना, आपके कवर हो जाएंगे, कहीं नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों, ठीक है। 3 टॉपिक ये हो गए। और चौथा टॉपिक आपको कौन सा रखना है दोस्तों? नदियों के टॉपिक अच्छे से रखना। नदियां अच्छे से पढ़ लेना, चाहे भारत की हो चाहे विश्व की हो, नदियां, ठीक है। नदियां आपको अच्छे से कवर करना है, झीलें आपको अच्छे से कवर करनी है। नदियां, झीलें और जलप्रपात, जलप्रपात, ये टॉपिक को आपको गोद कर पीने। मैं डेली क्लास में हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिनको आपको ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो आज की क्लास में ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपको रटने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी नदी कहां से निकलती है और वो अपना जल कहां पर गिराती है, ठीक है, ठीक है। और झीलें भी ध्यान रखना और जलप्रपात भी ध्यान रखना। सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लास साथियों आज की हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी और इस क्लास में दोस्तों आपको किस क्वेश्चन से डाउट है, ये सारा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का टेस्ट आपका कैसा रहा कमेंट करके सबसे पहले तो ये बताएं, आपने आज के टेस्ट में क्या स्कोर किया है, आज का आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट करके मेरे सभी वीर बताएंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो एक बार सभी मित्र इस क्लास को लाइक कर देंगे, सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को लाइक कर देंगे और इस क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। एक बार इस क्लास को लाइक कर दें और सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, जितने भी चैनल पर नए विजिट कर रहे हो उनको बता देता हूं, क्लास का टाइम 8 PM रहेगा दोस्तों। क्लास का टाइम डेली 8 PM रहेगा दोस्तों। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट सूचना बता देता हूं, अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस में 50 में से 50 स्कोर करने की क्षमता रखना है दोस्तों, या फिर 45 प्लस करने हैं, तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो कर लो। एक तो 65 क्लासेस मैंने आपके लिए कवर कराई जीके जीएस की आरपीएफ की, यूट्यूब चैनल पर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। 65 क्लासेस कवर कराई और उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो सकते हैं और सारी पीडीएफ वो क्लासेस देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात, और जो भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर जी पीडीएफ कहां मिलेगी, क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी, तो मैं उन सभी स्टूडेंट को बता देता हूं जो क्लास की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। जो भी अभी तक 65 जीके जीएस की क्लासेस कंप्लीट हुई है उन हर एक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी।
और जो भी मॉडल पेपर सीरीज हमारी चल रही है उसकी भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगी। तो भाई अभी तक जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर ज्वाइन नहीं करना तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे शाक्या जी जीके क्लासेस। आप लोग सर्च कर सकते हैं शाक्या जी जीके क्लासेस, शाक्या जी जीके क्लासेस, वहां पर आपको मिल जाएगा चैनल। आप लोग वहां से जुड़ जाइए और सभी क्लासेस की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ का फायदा उठाइए दोस्तों। सारी पूरी मेहनत आप लोगों के लिए। कल हम इसी टाइम पर फिर मिलेंगे एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।